नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। पशु परिचर जो एग्ज़ाम आप एनिमल अटेंडेंट जो एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर हुआ था, उसकी 5वीं शिफ्ट का 2 तारीख का पेपर है। 2 तारीख का सुबह वाला पेपर है, जिसमें मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे, मतलब गणित के जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे, उन सब के इस वीडियो के माध्यम से कम्प्लीटली आंसर की विथ सॉल्यूशन पूरा करेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी रहे और आपको ये अभी का पैटर्न पता चल सकेगा एग्जाम वाले कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो इनको देखने के लिए एक एक क्वेश्चन को विथ सॉल्यूशन अपन देखेंगे और मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, उन सबका सॉल्यूशन अपन क्लियरली देखेंगे दोस्तों। तो जो बच्चे जानना चाहते हैं कि कई बच्चे कमेंट कर रहे थे सर सॉल्यूशन के साथ आंसर की बनाइए, तो वो अपन अपडेट कर रहे हैं। अभी सबसे पहले अपन 5th शिफ्ट का ले रहे हैं, 5वीं शिफ्ट का, और जो 2 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसमें जो गणित का जो पहला क्वेश्चन था, मैथ का जो पहला क्वेश्चन था, वो प्रतिशत चैप्टर से था। और प्रतिशत चैप्टर से क्वेश्चन कैसा दिया गया था वो देखो, सुनिए। यदि किसी संख्या के 71% तथा उसी संख्या के 49% में अंतर 396 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो दोनों को 71% और 49% में अंतर दे रखा था आपको, तो आप कह सकते हैं 71% माइनस 49% इक्वल टू, ये दे रखा था आपको 396 दे रखा था। अब इनको घटाना था आपको, जब इनको घटाओगे तो आ जाएगा आपका 22% और 22% बराबर होगा 396। अब इनको काट सकते हैं आप, और काटने के बाद इजीली जवाब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे आपको बड़ी संख्या से काटना नहीं आता तो पहले 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 चंग 66। और 2 से अगर काटेंगे आप तो 18 बार काट देंगे, 18 दूनी क्योंकि 36 होता है। तो आप कह सकते हैं 1% बराबर आ गया आपका 18। और आप जानते हैं कि जो टोटल संख्या होती है वो 100% होती है, तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए आप, और 100 से दोनों साइड गुणा कर दोगे 100% आ जाएगा, और 100% बराबर हो जाएगा आपका 1800। ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा था, तो करेक्टली पॉसिबल हो गया आपका। तो एक क्वेश्चन नंबर जो पहला था, वैसे क्वेश्चन नंबर पेपर के हिसाब से कोई सा भी हो, मैथमेटिक्स का जो पहला सवाल था वो ये था, और उसका सॉल्यूशन बोर्ड पर आप देख रहे हैं। इस प्रकार से आप काफ़ी इजीली कर सकते थे, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी। ये मैंने एक एक बात लिखी है, वैसे आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं दिमाग के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट था आपका, वो था आपका साधारण ब्याज से। और साधारण ब्याज में क्वेश्चन क्या था आपका, कुछ धनराशि साधारण ब्याज में कुछ समय के लिए उधार दी गई। यदि राशि 10% ब्याज की दर से 6000 रुपये हो जाती है तब 4% दर से 3600 रुपये हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि राशि कितने वर्षों के लिए उधार दी गई। तो देखो राशि वही है, 2 बार उधार दी गई, मतलब मूलधन सेम है। जब मूलधन सेम है तो मिश्रित धन का सूत्र 2 बार लगा सकते हैं अपन। तो अपन कह सकते हैं 100 इंटू पहला मिश्रित धन। तो पहला मिश्रित धन आपको 6000 रुपये दे रखा है, प्लस 100 प्लस RT। तो पहली दर कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है 10%, और टी का पता नहीं तो टी को गुणा कर दीजिए आप। और इसी प्रकार से 100 इंटू दूसरा मिश्रधन, तो दूसरा मिश्रधन आपको 3600 रुपये दे रखा है, तो अपन कर सकते हैं। और यही 100 प्लस RT, जो दूसरी दर दे रखी है आपको 4 दे रखी है, और समय आपको पता नहीं, समय सेम है, तो समय अपन को कैलकुलेट करना है, मतलब समय निकालना है। अब आप काट सकते हैं, जो कट रहा है 100 से 100 कट जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपली बात है। 2 जीरो से 2 जीरो भी कट जाएगी, 6 से काटोगे तो 6 बार कट जाएगा, या 10 बार कट जाएगा, और 2 से काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, अरे 5 बार कट जाएगा। अब आप कैसे गुणा कर सकते हैं, इसको उससे, और ये जो संख्या है इसको इससे कर सकते हैं। तो गुणा कीजिए, आपका हो जाएगा 500 प्लस ये हो जाएगा 20T इक्वल टू 300 प्लस 30T। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 इक्वल टू 10T। जीरो से जीरो कट जाएगा, तो समय जो निकल के आ रहा है आपका T बराबर 20 वर्ष आ जाएगा। तो एग्जैक्टली जो आंसर है आपका समय T बराबर 20 वर्ष आ जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा आपका C। तो इजीली निकाल दे, जो आपका आंसर होगा वो C हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जो साधारण ब्याज से अप्रोच किया गया था, मतलब साधारण ब्याज टॉपिक से पूछा गया था। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 था, वो था आपका, देखो ये भी साधारण ब्याज से था। 15,500 रुपये की कुछ राशि 5% था, शेष राशि 8% साधारण ब्याज को उधार दी गई थी। 4 वर्ष पश्चात कुल ब्याज, देखो दोनों को समय बराबर है, 4 वर्ष कुल ब्याज जो है वो 4000 रुपये प्राप्त हुआ। तो 5% हुआ, देखो 5% पर उधार दी गई राशि और 8% उधार दी गई राशियों में अनुपात पूछा था, मतलब दोनों में अनुपात पूछा था आपसे, और दोनों में अनुपात आपको कैलकुलेट करना था। तो सिंपल सी बात है, देखो कुल ब्याज दे रखा था आपको, एक तो ब्याज दे रखा था आपको, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें आपके सामने औसत दर हमको दे नहीं रखी है, तो चाहो तो आप औसत दर निकाल सकते हैं। ब्याज दे रखा है, मूल राशि दे रखी है आपको, है ना।
तो ब्याज दे दी, मूल राशि दे दी और समय दे दा 4 वर्ष। तो यहाँ से औसत दर निकाल दीजिए आप। तो औसत दर निकाल सकते साधारण ब्याज के सूत्र से। तो आप ब्याज कह रहे हैं कि ब्याज दे रखा है आपको 4,000 रुपये, मूल राशि दे रखी है आपको 15,500 रुपये। तो ये 15,500 हो गया, दर पता नहीं है, और समय एग्जैक्टली आपको दे दे 4 वर्ष। और आप काट दीजिए, जो कट रहा है 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हैं। और अगर आप 4 से काटो तो 1,000 बार कट जाएगा, और 5 से काटो तो 31 बार कटेगा, और 5 से काटोगे तो 200 बार कट जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपली पॉसिबल है। और ये अपन ने क्लास में भी करा रखा है, जो बच्चे में से ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े हैं तो उनको काफ़ी पता होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन है और आंसर भी, संख्याएँ भी सेम है। तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 200/31%। अब आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो पहली दर तो दे रखी है देखो आपको 5% और दूसरी दर दे रखी है आपको 8%, है ना। और औसत दर की अगर हम बात करें आपके सामने तो ये 200/31 आ जाएगा। ये 200/31 आ गया। अब घटाना है सिर्फ आपको, अब घटाते ही आपका आंसर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 31 को इससे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 155। तो ये हो जाएगा 45/200। और इसकी बात करें 248 से घटाओगे तो 48/31। तो ये देखो 31 आएगा नीचे दोनों में लेस है, 31 कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 16 बार कट जाएगा और ये 15 बार कट जाएगा। देन आंसर 16:15, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर मेरे से जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको तो इसका आंसर भी पता होगा कि 16:15 होगा। ऐसा ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में बता चुका, डायरेक्टली सवाल है, संख्या में परिवर्तन नहीं है। दर भी मेरे वाले सवाल में 200/31% आ रही है। बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ औसत दर पादित प्रश्नों में 100%। चाहो तो आप वीडियो देख सकते हैं पुराना वाला, या फिर आप किसी ऑफलाइन पढ़े हुए बच्चे से पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, साधारण ब्याज से कोई बड़ी बात नहीं थी, ईजी ऑफ वेरिएंट था। इसके बाद आगे देखते हैं और भी सवाल पूछे गए हैं और किस प्रकार से पुटअप किए गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप, तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो संख्याओं से क्वेश्चन है, डायरेक्टली देखो। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है क्या है, जिसे 15, 25 और 30 से भाग करने पर शेषफल 12 आना चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पुटअप किए जाए आपको, और ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो बाय ऑप्शन किया करो, बहुत फास्टली हो जाता है। तो ऑप्शन में पहले ऑप्शन में मुझे 912 दे रखा है, तो 912 में तीनों संख्या 15, 25 और 30 का भाग लगा के देखूंगा। अगर 12 शेष बच रहा तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं बचे तो मैं आगे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर 15 का भाग दे रहा हूँ, 15 × 90 तो 12 शेष बच रहा है, बिल्कुल सही बात। 25 का दे रहा हूँ, 25 × 75 अगर हम भाग दे रहे हैं आपके सामने, देखो 25 कितना हो गया आपका 75, और 75 होने के बाद कितना बच गया आपका 16। और ये 25 का भाग देने पर अगर बात करें हम आपके सामने, इसमें 12 शेष बच रहा है। अब 30 का भाग दीजिए, 30 × 90 फिर 12 शेष बच रहा है, मतलब तीनों संख्याओं का भाग देने पर 12 शेष बच रहा है। तो आगे वाले ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आगे वाले ऑप्शन आप बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा 912। एक ऐसी संख्या है जिसमें 15, 25, 30 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 12 शेष बचेगा, कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट। तो जो क्वेश्चन ऑप्शन से काफ़ी इजीली हो रहा है, जिसमें ज़्यादा टाइम मत लगाइए, बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी इजीली कर देंगे आप। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 9 क्रमागत संख्याएं जो आरोही क्रम में व्यवस्थित है का औसत 18 है। तो इसका औसत आपको 18 दे रखा है। देखो, तो औसत का जो फॉर्मूला होता है जिसमें आपको औसत दिया होता है वो ये होता है आपका n+1 बराबर आपको औसत दे रखा है 18। तो ये उधर जाकर देखो माइनस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू है, और देखो आप जानते हैं कि देखो ये तो क्या है कि औसत वेरिएंट है, और क्रमागत संख्या जो आपकी है वो 9 है, और 9 क्रमागत संख्या अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो n+1 9 क्रमागत संख्या जो आरोही क्रम में स्थित है, औसत आपको 18 दे रखा है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली जो 7 संख्या है उनका औसत आपको बताना है। तो देखो n योगफल पहले अपन निकालना चाहो तो भले ही योगफल निकाल दो, कि n+1/2 ये होता है। तो आप कह सकते हैं कि देखो ये 2 को पहले गुणा करना तो ये हो जाएगा, फिर 1 उधर करेंगे माइनस, तो 1 प्लस ये तो आपका हो जाएगा, ये 18 दूनी 36, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस का, तो n की वैल्यू 35 हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का अपन औसत निकाल दें 9 क्रमागत संख्याओं में, उनमें जो अंतिम पद है वो 35 है। अगर अंतिम पद 35 है आपका, तो ये बोल रहा है कि प्रथम 7 है ना, पहले 7 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 7 संख्या कौन सी होगी जिनका औसत ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं देखो 5 तो 31 से ही हो जाएगी, और 4 हो गया आपके 27, 28, 29, 30 है ना, तो 4 वो हो जाएगी। तो इसमें अंतिम जो संख्या होगी वो 33 होगी आपकी। अब 33 में ये वाला सूत्र लगा के आप निकाल सकते हैं औसत, 33 + 1/2, तो ये हो जाएगा 34/2 यानी कि 17। तो इन संख्याओं का जो औसत निकल के आ रहा है आपका वो डायरेक्टली आ जाएगा आपका 17। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो ये आपका नेक्स्ट सवाल था, मतलब अगला क्वेश्चन इस प्रकार का था आपका। अब लेंगे हम आपके सामने नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन भी आपका औसत से पूछा गया था,
और अगला क्वेश्चन जो औसत से था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिंपली वेरिएंट किया गया था क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो नेक्स्ट था आपका, जो भी नंबर था वो देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका था उसमें जितनी भी संख्याएं दे रखी थी उनका औसत आपको जानना था। तो 9 था, 5 था, 7 था, 16 था, 10 था, 13 था। मतलब ये जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी थी 9, 5, 7, 16, 10 और आपको दे रखा था 13, इन सभी संख्या को औसत ज्ञात करना था। तो संख्या आप नोटिस कर सकते हैं, टोटल 6 संख्याएं थी और 6 संख्याओं को जोड़ के आपको 6 का भाग लगाना था। तो आप बात करो 23 और 23 से कितना हो जाएगा आपका, है ना 39, 39 से कितना 46, 46 से 5 कितने 51 और 51 9 कितना हो गया आपका 60 और 60 में जैसे आप 6 का भाग लगाते आपका जो औसत है वो 10 आ जाता। तो जो कि ए ऑप्शन में दे रखा था, बिल्कुल सिंपली बात है। तो इस पेपर का अगला क्वेश्चन था। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके सामने जो अगला जो क्वेश्चन था वो भी देखो गलत पढ़ने से रिलेटेड था, मतलब औसत का सवाल था। और क्वेश्चन क्या था, संख्या के 40 कक्षा के 40 विद्यार्थियों के एक परीक्षा का औसत 33 निकाला गया। मतलब 40 विद्यार्थी थे, उनका औसत है ना वो 33 निकाला गया। ऐसा सवाल भी अपन क्लास में कराते हैं। और अगर आप गुणा करना चाहो तो योगफल निकाल सकते हैं 40 का, 4 3 12 हासिल 1, 4 3 12 1 13। तो ये तो योगफल आ गया। अब आगे बोला कि 33 अंक को गलती से 93 में फट लिया। अब 33 नंबर आने थे लेकिन 93 में फट लिए एक में, तो उन अंकों का सही औसत क्या होगा। तो 93 में फट लिया, देखो 60 ज़्यादा फट लिया। तो जब 60 ज़्यादा फट लिया तो 60 घटाना पड़ेगा आपको, और 60 जैसे घटाओगे इसमें तो ये आ जाएगा आपका 1260। घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 1260। अब 1260 में राशियों का योगफल हो गया ही, तो बटा राशियों की संख्या कितनी है 40 ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो उसको तो आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो 0 से 0 कट गया, अपन कह सकते हैं आपके सामने 4 3 12। अब 6 में भाग नहीं जाए तो एक बार जाएगा, 4 1 4 और पॉइंट लगा तो 2 बच गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना 520। तो 31.5 का औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अगर ज़्यादा पढ़ लो तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो आप, और इस प्रकार का इजीली अप्रोच हो सकता है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया था उसका सॉल्यूशन देखिए। तो अगला जो क्वेश्चन था आपका वो कौन से चैप्टर पर था देख लेते हैं। बीच बीच में और अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। अपन सिर्फ आप लोगों को बोला है मैथमेटिक्स के जो सॉल्यूशंस हैं उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, और मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल एग्जाम में आए होंगे उन सबको कंडक्ट कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशन सहित अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कौन सा, वो देखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका ब्याज से, चक्रवर्ती ब्याज से 40,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 से 1/2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याजों में जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती हो तो ब्याज की वार्षिक संयोजित होती हो। तो देखो, तो हाँ अर्धवार्षिक संयोजित होती हो वह जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती हो कितना अंतर होगा। तो एक तो शर्त अर्धवार्षिक हो और एक क्या हो बताओ वार्षिक हो, दोनों कंडीशन बता दी। अगर आप जानते हैं कि शर्त अर्धवार्षिक होती है तो समय दुगुना और दर आधी हो जाती है। तो समय दुगुना और दर आधी हो जाएगी तो ब्याज देखो क्या हो जाएगा आपका, है ना। देखो दोनों कंडीशन में अगर अर्धवार्षिक होती है तो तब क्या होगा, अवार्षिक होती है तब क्या होता है। तो पहले तो अपन अर्धवार्षिक की बात करते हैं। अर्धवार्षिक जब होती है ना तो समय दुगुना और दर आधी हो जाती है, समय दुगुना हो जाता है और दर आधी हो जाएगा 3 वर्ष का 5% की दर से। और 3 वर्ष का 5% की दर से जो ब्याज होता है ना वो 15.7625% होता है, वो 40,000 का निकलेगा। देखो तो 40,000 का 15.7625% ये डायरेक्टली होता है। तो मैंने लिखा 40,000 रुपये का मतलब गुणा 20% की वजह से 40 पॉइंट की वजह से लग जाएगी ये 76%, इस प्रकार से, ठीक है। करेक्टली अप्रोच है। और अपन अब 100 का भाग लगा देते हैं आपके साथ, और जैसे आप 100 का भाग लगाएंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी आप, है ना। तो देखो 100 क्या 4 0 इसकी वजह से भी लगा देते हैं साथ के साथ, तो 4 0 और हो जाएगी। और तो और जो 2 0 ये 4 0 ये काट देते हैं पहले, इनको बाद में काट देंगे। ये देखो तो 4 0 कैंसिल कर देते हैं पहले, 4 0 कट गई और 4 से कितनी बार कट जाएगा आपका 25 बार। अब 25 का पाड़ा बोलो, 25 अंक 150, 25 से अभी तक 25 पंजे 125। तो आपका अर्धवार्षिक की दर से जो ब्याज है वो 6,305 रुपये है। अब 6,305 रुपये तो अर्धवार्षिक की दर से है, लेकिन इसमें ये बोला कि 40,000 रुपये का 10% की दर से 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखो दोस्तों, इसको तो आपको सूत्र से निकालना पड़ेगा। तो अगर वार्षिक शर्त है तो उसमें कोई परिवर्तन आता नहीं है, इसलिए वही लिखना पड़ेगा 40,000 रुपये 1 प्लस दर कितनी है आपकी 10% और बटा 100। अगर हम बात करें 1.5 वर्ष की तो 1 वर्ष के लिए तो ये लेना पड़ेगा, और 1 वर्ष के लिए आधे वर्ष के लिए वापस लेना पड़ेगा ऐसे आधे वर्ष के लिए, और माइनस 40,000। जब इस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो इसका जो आंसर है इसमें से ये घटाना, ये वार्षिक वाला आएगा आपका, ये वाला ये अर्धवार्षिक वाला है। तो दोनों का जो अंतर होगा, अंतर वो आपका आंसर होगा।
तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए और कैलकुलेशन करने पर जो आंसर मिलेगा वो आपका इजीली आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज पे सवाल, बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस इजी सवाल था। इसके बाद जो अगला सवाल है जिसके बारे में हमेशा कहते थे, शायद मेरे स्टूडेंट होगा तो उसका आंसर भी याद होगा, है ना, 20% वृद्धि 20% कमी, परसेंटेज परिवर्तन ब्रह्मास्त्र, डायरेक्टली आंसर भी पता होगा। तो इस क्वेश्चन में 4% की कमी हो जाएगी, मतलब 4% की आनी हो जाएगी। तो 20 की वृद्धि 20 की कमी, अगला चिन्ह काहे का आ जाएगा, माइनस का। तो 20 गुणा 20 बटा ये हो जाएगा आपका 100, है ना। तो देखो, तो 2 0 ये, ठीक है, 20 प्लस का माइनस का 20, अगर आप कैंसिल करोगे तो घट जाएगा, तो -4% आ जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि 4% की कमी हो जाएगी इसमें। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल सा, प्रतिशत पे कोई बड़ी बात थी नहीं, थी इजीली अप्रोच कर सकते थे अपन, तो आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला जो सवाल था वो भी प्रतिशत का, 300 का 77 2/3% निकालना था। तो का मतलब गुणा होता है, और 77 तिया कितना होता है वो अपन निकाल लेते हैं पहले। देखो, तो 7 तिया 21, है ना, 7 तिया कितना होता है 21, हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 कितना 23, ये 231, और इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 231 233, और बटा आपका कितना, आपका 3 तो दाइस देखो, और साथ में 100% की वजह से लग गया, ये 300 300 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 233। अभी बोला था 233, 210 रुपये से कितना अधिक है, तो इसमें से 210 रुपये घटा दो, तो ये क्या आ जाएगा 3, 3 में से गया तो 2 और ये 23, तो बताओ आपका आंसर आ जाएगा 23, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से इक्वेशन था बिल्कुल प्रतिशत का, काफ़ी इजीली, तो ऐसे सवाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था इस एग्जाम के अंदर, वो अगला जो क्वेश्चन था, ये आय व्यय आधारित प्रश्न होते हैं प्रतिशत में, उस पर सवाल था डायरेक्टली। तो क्या सवाल था आपका, नवीन ने प्रत्येक महीने अपने वेतन 60 वगैरह मुद्दों पर खर्च किए। ये शेष का जब बोलते हैं तो उसके लिए डायरेक्टली अप्रोच बताते हैं अपन, बचत। तो बचत ये बराबर आय, और जो भी खर्चा किया जाता है वो आय में से किया जाता है। तो पहला जो खर्चा है वो 60% है, मतलब ये 40/100 हो जाएगा। दूसरा खर्चा 50% है, तो 50/100 हो जाएगा, और तीसरा भी 50% है, 100 - 50/100, इस प्रकार से हो जाएगा। जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आप ये 2 बार कट जाएगा, ये भी 2 बार कट जाएगा, और अगर आप 0 काटो तो 0 से 0 भी कट जाएगी, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ये 4 भी कट जाएगा। तो आय जो है, देखो आपको प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आय का उसका कितना प्रतिशत है, ये आपसे पुटअप किया गया था, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो बचत, आय को नीचे घुमा दीजिए, और ये आय आ गया आपकी ऐसे, ये हो गया 1/10। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था बचत आय का कितना प्रतिशत है। तो देखो ये तो भाग है 1/10, अगर आप प्रतिशत में निकालना चाहो तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100% से गुणा कर दीजिए, तो बचत आय का 10% है। बचत आय का कितना परसेंट है, आप कह सकते हैं 10% है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी इजीली कर सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था, आय और बचत दोनों नहीं दे रखी थी, और डायरेक्टली सिंपल सवाल पूछा गया था। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी सवाल के अंदर दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं पेपर में कौन से एग्जाम का है और कैसा है। तो देखो, अगर हम बात करें आपके सामने, तो अगला जो क्वेश्चन है आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, है ना। वैसे तो मैथ रीजनिंग दोनों का कॉमन टॉपिक है, लेकिन आयु से क्वेश्चन लिया गया था, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन ये था कि 4 दोस्त थे, उनकी आयु में 7:9:10:13 का अनुपात था। उनके नाम भी दे रखे थे दोस्तों के। सबसे छोटे, हाँ सबसे, देखो बोला था इनमें सबसे बड़ा सब छोटे से 12 वर्ष बड़ा था, तो सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये है। इन दोनों की आयु में 12 वर्ष का अंतर दे रखा था। तो 13 में 7 गया तो कितना बचा आपका 6, तो 6 बराबर 12 वर्ष दे रखा था। इसका मतलब 1 बराबर 2 वर्ष होता है। अब 1 बराबर 2 वर्ष था, तो ये बोला था 5 वर्ष पश्चात संदीप की आयु क्या होगी, और संदीप जो था ना इसमें वो 3 नंबर वाला था। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें 1 बराबर 2 है, तो आज 2 वर्ष है, तो यहाँ तो 10 बराबर है, तो संदीप की आयु कितनी हो जाएगी, 10 बराबर 20 वर्ष। तो संदीप की जो वर्तमान आयु 20 वर्ष है, और 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 25 वर्ष का। तो 5 वर्ष बाद जो संदीप है वो 25 वर्ष का हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये एज रिलेशन टॉपिक होता है आयु संबंध, जिससे क्वेश्चन पुटअप किया गया था डायरेक्ट, बिल्कुल सिंपल वाला। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो होता है बट्टा, मतलब जिसे कहते हैं अपन डिस्काउंट। तो उससे क्वेश्चन था क्या था, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देने को कोई वस्तु 765 रुपये में बेची। तो देखो विक्रय मूल्य दे रखा था आपको, अंकित मूल्य नहीं दे रखा था पहली कंडीशन में। तो 765 रुपये विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या वो निकालना है, और आप डायरेक्टली कह सकते हैं छूट कितने की दे रखी थी आपको, 15 की। तो ये 85/100 हो जाएगा। ये 17 बार और ये 20 बार, 17 से काट दीजिए, 17 से काफ़ी इजीली कट जाएगा, है ना। जो संख्या है 17 17 चौक 68 कह सकते हो आप, है ना। तो 17 चौक 68 हो जाएगा, और 17 पंजे 85 हो जाएगा। अब 45 को 20 से गुणा कर दो, अंकित मूल्य आ जाएगा। तो अंकित मूल्य आ जाएगा आपका 900 रुपये,
अब अंकित मूल्य आने के बाद विक्रय मूल्य पूछा सेम इसी तरीके से, तो अंकित मूल्य को काम में ले ले 900 रुपये और अगली छूट दे रखी है आपको कितनी 10%, तो ये हो जाएगा आपका 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 नाम 81, मतलब 810 रुपये। तो अगला जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो 810 रुपये आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर रहता है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी, आसानी से हो गया दोस्तों। अब इसके बाद जो अगला जो सवाल था वो भी क्रमिक छूट पे आधारित था, मतलब बट्टा पे क्वेश्चन था और प्यारा क्वेश्चन था। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देता है। जब क्रमिक छूट देते हैं ना उससे पहले सबसे पहले तो समतुल्य बट्टा निकालते हैं, और समतुल्य बट्टा निकालने का तरीका होता है परसेंटेज परिवर्तन प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। तो ये हो जाएगा आपका दोनों माइनस में और ये हो जाएगा आपका प्लस का 5 गुणा 10/100, 0 से 0 कट गया, 5 से 2 बार कट जाएगा, ये 15 हो जाएगा माइनस का और ये आधा है, तो 15 में से आधा घटाओगे तो माइनस का 14.5% आ जाएगा, मतलब इतनी छूट एक होगी। और एक और दूसरी छूट दे रखी है आपको 4% की, तो 2 छूट आपको दे रखी है, अंकित मूल्य दे रखा है और उस वस्तु का आपसे पूछा है कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, मतलब आपसे विक्रय मूल्य पूछा है। तो काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करो वही सूत्र लगा सकते हैं विक्रय मूल्य वाला जो वहाँ लगा रहे थे अपन, क्योंकि आपको अंकित मूल्य तो दे रखा था 20,000 रुपये और पहली जो छूट है आपको वो दी थी आपको ये वाली, तो ये हो जाएगा आपका कितना, डायरेक्ट कह सकते हैं अपन, देखो 14 घटा दो तो 86 हो जाएगा, ये 85.5 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 85.5, क्योंकि ये घटाना पड़ेगा आपको 86, तो 85.5 है ना बटे 100। और दूसरी छूट दे रखी है आपको 4% की, तो 96/100। अब ये पॉइंट हटा देंगे इसको भी, तो ये टोटल नीचे 5 जीरो हो जाएगी, जिसमें 4 जीरो तो डायरेक्टली कट जाएगी और 2 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से काट दो इसको 1 पंजे 5, 7 पंजे 35, 1 पंजे 5। जब 171 को आप 96 से गुणा करेंगे तो एग्जाम आंसर मिलेगा आपको 16,416 रुपये, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा था और काफ़ी इजीली अपन कर पाए। तो ये बट्टा का सवाल था आपका। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो और भी सवाल थे जो एग्जाम के अंदर गणित के पूछे गए थे, तो उनको भी देख लेते हैं, है ना। तो बिल्कुल सिंपली सॉल्यूशन थे, इनमें कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्टली कर सकते हैं अपन और ईजीली अप्रोच हुए। तो ऐसे बड़े बड़े सवाल नहीं थे, काफ़ी आसान सवाल पूछे गए थे। और भी देखो बीच में जैसे एक छोड़ के कुछ छोड़ के क्वेश्चंस लिए गए थे, एक साथ नहीं लिए थे इसलिए आगे पीछे हैं, तो पीछे वाले और देख लेते और भी क्वेश्चन है। तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से वो देखते हैं अपन। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन आपका चक्रवर्ती ब्याज से है, और चक्रवर्ती ब्याज से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा था, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर जबकि ब्याज अर्धवार्षिक से संयोजित होता रहो कितने समय में राशि 10.25% की वृद्धि हो जाएगी। और वो नहीं है, देखो जब आप जानते हैं कि 10% की दर से, देखो अगर अपन अर्धवार्षिक शर्त है तो समय दुगुना और दर आधी हो जाएगी, और समय दुगुना और दर आधी हो जाएगी तो 2 वर्ष होगा, दर आधी होकर 5% हो जाएगी। तो 2 वर्ष का 5% दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है टेबल से वो 10.25% ही प्राप्त होता है, मतलब 10.25 रुपये हो जाएगा। तो मतलब कितने समय में हो जाएगा 2 वर्ष में, जो कि ऑप्शन में 2 वर्ष को 24 माह दे रखा है और 24 माह बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इजीली आंसर हो गया आपका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे जो पुटअप किया गया था वो अनुपात समानुपात का था और बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा था अनुपात समानुपात का, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा था 5:3, 5 दूध है और ये पानी मान लीजिए आप, ये 5:3 का दे रखा था। अभी बोला था आपके सामने, देखो 5:3 64 लीटर में, पहले निकाल लेते दूध कितना है पानी कितना है। तो आप जानते हैं टोटल भाग कितना हो रहा है 8 भाग, और 8 भाग बराबर 64 दे रखा था, 1 भाग बराबर कहते हैं 8, तो इसका मतलब कह सकते हैं आपके 5 भाग बराबर कितना होगा 40, और बाकी का 40 लीटर तो हो गया आपका देखो दूध, और भाग टोटल 64 लीटर है तो 24 लीटर हो गया आपका पानी। ये तो दोनों का भाग आ गया प्रैक्टिकली, है ना। अनुपात में तो ये था, राशि में ये है, तो 40 लीटर दूध हो गया, 24 लीटर पानी हो गया। अभी मैं बोला इसमें आपके सामने कि इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि अनुपात 9:4 हो जाए। तो चाहो तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, 12, 14, 16 और 15 लीटर दे रखा है, तो जिसको दूध में जोड़ दो, क्योंकि आपको दूध जोड़ने को बोला, तो दूध में जोड़ दो जितना उससे 9:4 आ जाना चाहिए। अगर मान लो मैं 12 जोड़ता हूँ तो मेरे पास ही हो जाता है ए ऑप्शन से 52, और 12 जोड़ा तो कितना हो गया 36। अब इसको काटने पर 9:4 आना चाहिए, देखो है ना, 9 कितना आना चाहिए 4। अगर मान लो सपोज करो मैं इससे काटूँ, इसको कैसी संख्या से काटे, 3 से काट दें तो 1 3 3 यानी कितना बच गया आपका 2, तो ये कट नहीं रहा देखो संख्या 3 से, और ये 3 से संख्या कट रही है, इसका मतलब 12 तो नहीं है, 12 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद आप 14 ले सकते हैं, 14 जैसे लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा, और 14 जैसे लोगे 38 हो जाएगा। अब देखो करते हैं यहाँ 19 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप 16 ले लीजिए, 16 लेते हैं 56 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। अच्छा 56 और 40 होने के बाद 4 से काट सकते हैं, 1 4 4 16, और 4 से काटो 10 बार कट जाएगा, ठीक है।
अब और 2 से काटोगे तो 7:5 जाएगा, मतलब ये भी नहीं है। अब आप 15 लीजिए, 15 लेते हो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। अब 15 लेते हैं कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब आप काट दीजिए। अगर अब 9:4 आना चाहिए, देखो कितना आना चाहिए, 9:4 हो जाए, कितना दूध डाला जाए, है ना। तो अपन 15 लीटर डाल रहे हैं मान लो, तो 55 और ये 39। अब 3 से काट दीजिए आप, 3 से काटो, 1 3 3, 3 से तो कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो संख्या आ रही है वो अपन को दिख नहीं रही है, इसमें चारों में नहीं है। इसका मतलब निकाल लेते हैं। इसका एक और तरीका है कि जिसमें जोड़ने की बोल रहा है उसमें जोड़ दीजिए। जैसे दूध में जोड़ने की बोल रहा है तो उसमें दूध जोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, और अनुपात 9:4 के बराबर एग्जैक्टली पता चल जाएगा अपन को। 4 से कितनी बार कट जाएगा, 5 6 24, और 6 को इधर गुणा कर दीजिए, तो 9 6 कितना हो जाएगा आपका 54, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सामने, देखो 40 + x बराबर 9 6 कितना हो गया 54, और 40 उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर इसमें एग्जैक्टली 14 लीटर। देखो तो मतलब 14 लीटर मिलाना पड़ेगा। जैसे अपन 14 जोड़ रहे तो कहीं ना कहीं कुल मिस्टेक कर रहे होंगे। ये 14 जैसे ही जोड़ेंगे अपन, तो ये 14 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा था 54, और इसमें जैसे 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 38। तो ये कट रहा होगा, सिंपली संख्या है जो कट रही है संख्या है, तो 14 लीटर मिलाना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर आपको दे रखा है। या तो आप ऑप्शन से करें काट के, और ऑप्शन से नहीं करो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका है करने का, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन था वो भी अनुपात समानुपात से था, और उसमें आपको दे रखा था 8a बराबर 9b और इक्वल टू 10c, और आपसे पूछा था a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं a अनुपात b निकाल लेता हूँ। तो a अनुपात b क्या हो जाएगा, इधर भाग देते हैं इसमें, तो 9:8 हो जाएगा आपका, और मैं फिर b अनुपात c निकाल लेता हूँ आपका, तो ये हो जाएगा 10:9। अब a अनुपात b अनुपात c निकालना आपको आता है, ये 9 अनुपात, क्योंकि अनुपात समानुपात जो प्ले लिस्ट है वो आई बटन के रूप में आपको मैं ऊपर डाल दूंगा। और जो भी देखो आप देखना चाहो मेरे वीडियोस यूट्यूब पे सब चैप्टर के कंप्लीटली आप काफ़ी इजीली देख सकते हैं, काफ़ी आसानी से हैं। तो देखिए आप, तो बी तो आपको दे रखा है, ये दे रखा 9:8 और 10:9। अब आप ऐसे गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं 90 80 और 9 8 72। तो अगर ये ऑप्शन में दे रखा सही नहीं तो हम काट देंगे 2 से, 45 बार 40 बार और ये 36 बार, तो 45 40 और 36। तो नोटिस करेंगे 45 40 36 कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया है। और देख लेते हैं, अगर 1 2 सवाल और अपन को दे रखे हैं तो बिल्कुल दे रखे हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो आपका है अगला है, वो दे रखा था 300 रुपये PQR में इस प्रकार बांटते हैं। ये भी अनुपात समानुपात का है कि Q को P से 30 अधिक प्राप्त हो और R को Q से 60 अधिक प्राप्त हो, तो उनकी हिस्सों में अनुपात होगा। देखो तो अगर अधिक की बात करें, देखो टोटल तीनों का हिस्सा है, तो मैं एक का जिससे तुलना की जा रही है उसको मान लेंगे, ये P Q और R। अब देखो तुलना हो रही है, यहाँ पर तुलना क्या हो रही है, देखो सुनिएगा, ये Q को P से 30 अधिक, R को Q से 60 अधिक, तो कुल मिला के Q का पता नहीं है, Q को X मान लीजिए। अब क्या बोल रहा है ये, देखो यहाँ पर दे रहा है PQR में इसमें बांट गया कि Q को P से, देखो P की बात कर रहा है, Q को P से 30 अधिक और R को Q से, देखो Q को P से 30 अधिक, तो Q को P से 30 अधिक, तो मान लीजिए ये X मान लो, ये X मान लिया, और Q को P से 30 अधिक, है ना, तो ये मान लो X + 30 हो गया, ऐसा मान लीजिए। अब आगे बोला R को Q से 60 अधिक, अब R को Q से 60 अधिक मिल रहा था, X + 90 हो जाएगा। इस प्रकार तीनों की राशि हो गई। अब तीनों की राशियों का जो योग है वो दे रखा है आपको 300 रुपये, तो 300 को बराबर कर दें इनको, तो 3x + 120 बराबर 300, ये उधर जाके कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 3x बराबर 180 और 6 3 18, तो x बराबर हो जाएगा आपका 60। तो x की वैल्यू जो 60 आई है वो तो कह देते हैं अपन, तो p का कितना 60, इसका 30 ज़्यादा कितना 90, और इसका देखो 90 ज़्यादा कितना हो जाएगा 150। अब 0 0 0 से भी काट दो, 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 3 9 और 5 3 15। तो इनकी राशियों में जो अनुपात है वो 2:3:5 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आ गया, जो काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से आपका हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आसानी से हो रहा है, देखिए आप तो बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने। आगे के तीनों क्वेश्चन जो कंटिन्यू पूछे गए थे वो LCM HCF से पूछे गए थे। तो तीनों LCM HCF के जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था LCM HCF का होता है, दो संख्या का LCM उनके HCF का 8 गुना है। तो मान लीजिए जो मस है HCF आपका वो आप x मान लीजिए, और LCM जो लस है उसका 8 गुना है, मतलब 8x हो गया। और दिन LCM व HCF का योग, मतलब इन दोनों का योग 108 दे रखा था, x + 8x बराबर ये दे रखा था 108, मतलब 9x बराबर 108। तो ये 9 से काट दो, 1 नाम 2 नाम 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके 12। तो आगे क्या, वो यदि उनमें से एक संख्या
32 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप कह सकते हो कि इसका जो एच सेप हो 12 हो जाएगा x का मान, और ये 12 अट्ठा 96 हो जाएगा, आपका एलसीएम ही हो जाएगा। और आपको दे रखा था उनमें से एक संख्या 32 दे रखी, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या 32 इंटू दूसरी संख्या को p मान लो बराबर लस है इंटू मस है, ये काट सकते हैं अपन। अब 16 से काटो, 16 संग 96 होता है और 16 दूनी 32 होता है, 2 से काट दो 3 बार, अब 12 तिया हो जाएगा 36। तो दूसरी संख्या आएगी आपकी वो 36 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखी है, जो बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन भी एलसीएम एचसीएफ से था, 3 संख्याएं दे रखी थी आपको, 4:5:6 के अनुपात में दे रखी थी। इनका एचसीएफ दे रखा था, मतलब मासा दे रखा था आपको 8, और जो मासा होता है ना वो इन संख्याओं से गुणा हो जाता है। देखो इन संख्या से गुणा हो जाता है तो संख्याएं आ जाती है, क्योंकि मासा का मतलब कॉमन मान होता है। तो पहली संख्या 4:8 32, 8 40 और 6 48, ये तीनों संख्याएं आ गई आपको। और तीनों संख्याओं का आपसे एलसीएम पूछा था, तो एलसीएम निकाल सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं। अब एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या ऐसी कॉमन है जिसमें भाग तीनों में जा रहा हो, उसका भाग लगा सकते हैं। जैसे 4 का जा रहा है तो 8 चौक 32, 10 बार चला जाएगा, और 4 का देंगे तो इसमें 12 बार चला जाएगा। फिर 2 का दे लीजिए आप, इसमें 4 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। अब कुछ और कॉमन आ नहीं रहा है, देखो तो आप कह सकते हैं आपके सामने, तो आपसे तो एलसीएम पूछा था, तो और भी भाग लगा लेते हैं यहाँ पर। देखिए तो 2 का दे लीजिए, ये 2 बार चला जाएगा, 5 और 3 बार। अब जितनी भी संख्या उन सबको गुणा कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, और 120 को आप 4 से गुणा कर दीजिए। तो 120 को जब 4 से गुणा करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 12 चौक 48, 480 एलसीएम, ये आ जाएगा आपका। तो 480 एलसीएम ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर भी एलसीएम का ही था। तो एलसीएम के मैंने कहा ना 3 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे थे, 2 हो गए। और तीसरा क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ का था, 3 संख्या देकर एलसीएम पूछा था। तो एक तो संख्या थी 20.4, और एक संख्या थी आपकी 1.2, और एक संख्या थी आपकी 8। अब ये देकर आपसे क्या पूछा था, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इनमें कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, या डायरेक्ट दी गई संख्या का एलसीएम निकाल दो, और ऐसा नहीं निकालना चाहते एक और तरीका, पॉइंट हटा दीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपका 204/10, एक संख्या का दशमलव है, अब 12/10, और ये 8/1। अब एलसीएम पूछा है तो देखो भिन्नों का लस है निकालते हैं, तो अंशों का लस निकालना पड़ेगा, और इनका म से निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो देखो इनका ल से निकाल दो, है ना, तो इनका एलसीएम निकाल दो, और इन तीनों का म से निकाल दो एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ तो 1 आ जाएगा कॉमन मान, तो 1 आ जाएगा इनका, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा मुझे। तो चलो इनका एलसीएम निकाल देते। 204 है ना, जो आपको दे रखा है 12 और 8। तो अगर 8 का 4 का भाग दे रहा है, 4 का दे लो 5 चौक 20, 1 चौक 4, और दे लो 3 चौक 12 और 2 चौक 8। अब आप जो भी भाग दे रहा हो, संख्या जा रही हो भाग का, वो दे लीजिए। या 3 का जाए 3 का दे लो, 1 3 3 है ना, 7 21, इसमें गया इसमें नहीं गया। अब गुणा कर लीजिए, जिसमें आपका आ जाएगा लस है, वही आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो तो अपन गुणा कर लो 12 और 17 दूनी 34, तो 34 को 12 से गुणा कर लीजिए आप। तो 12 चौक कितना होता है 48, हासिल 4, और 12 तिया 36 4 40, 408 दे रखा था आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर। इस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ के भी 3 सवाल एग्जाम के अंदर पुटअप किए गए। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बिल्कुल सिंपल है, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। तो इसमें बोला था 40 रुपये के 8 की दर से बॉल पेन खरीदे गए, और 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 रुपये में बेचने में कुछ बॉल पेन बेचने चाहिए। ऐसे आपसे पुटअप किया गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था, तो इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो पहले डायरेक्टली अपन जानते हैं कि मैंने लिखवाया लाभ प्रतिशत बराबर खरीदी माइनस बेचे, अपन बेचे इंटू 100 होता है। तो पहले 1 का निकाला, 40 की, देखो 40 रुपये की 8 की दर से तो खरीदी, तो 40 पहले सबका 1 रुपये का निकाले था, तो 1 रुपये की कितनी खरीदी 8/40, ये 1 रुपये खरीदी। अब बेची कितनी, बेची का पता नहीं है, तो देखो 30 रुपये में कितनी बेची, तो मान लीजिए 30 रुपये में x बेची, तो 1 रुपये में कितनी बेची 1x/30। तो आपको डायरेक्टली पता है कि लाभ, तो लाभ कितना है आपका 20, तो लाभ बराबर खरीदी माइनस, देखो ये खरीदी है माइनस बेची अपॉन बेची, ऐसे होता है, और गुणा होता है आपका 100, इस प्रकार से। तो क्लियरली अप्रोच कर सकते हैं। इस प्रकार दे रखा है आपको 40 और 30, देखो तो 40 से घुमा दिया, तो वो काटना चाहो तो काट सकते हैं, संख्या कट जाए काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप 20 से काट दीजिए, पहले कितनी बार कट जाएगा 5 बार काट दिया। अब यहाँ से काट दो, 8 से 5 बार कट रहा था, तो लस लेने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, और ये 5 को इधर नीचे घुमा देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। और अगर ऊपर लस लोगे 30 लस आ जाएगा, और 1 का 5 का भाग दोगे 6 बार, 6 माइनस x/30, और नीचे x/30, ये 30 से 30 भी कट जाएगा। अब वज्र गुणा कर दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका x, और 6 पंजे 30 माइनस 5x, उधर जाएगा 6x बराबर 30 और x बराबर 5,
तो बताओ कितनी बेचेगा, 5 बेचेगा, और 5 ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दे रखी है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो दे रखा है, एक दुकानदार 2 चादरें प्रत्येक को 594 में बेचा, एक पर उसे 10% लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 10% हानि हुई, तो कुल मिलाकर उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। तो देखो, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो जब भी दो वस्तुएं ऐसे हो तो परसेंटेज परिवर्तन से निकलता है, प्लस का 10 माइनस का 10, 10 गुणा 10/100। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े वो डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 1% हानि आएगा, क्योंकि 1% हो जाएगा, ये आपका कटने के बाद बिल्कुल सिंपल है और काफी